हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जो क्लास होगी बिल्कुल नए टॉपिक पे होगी। हमारा जो टॉपिक रहेगा नया, शिमला समझौता, यानी शिमला समझौते के ऊपर हमारी क्लास होगी। शिमला समझौता क्या हुआ, क्या है, सबसे पहली बात तो ये, और शिमला समझौता कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शिमला समझौता। कर रहे हैं शिमला समझौता। तो शिमला समझौते के ऊपर हम स्टडी करेंगे। देखिए, शिमला समझौता जो रिलेटेड है वो भारत पाक युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही ये शिमला समझौता हुआ था। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शिमला समझौता है क्या, और इसकी स्टडी भी अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसे ही शिमला समझौता कहते हैं। अब देखिए, भारत का जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है शिमला, और वहां पर ये एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसे ही शिमला समझौता। देखिए, इसमें आगे क्या बताया गया है, अगला पॉइंट, इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वो दोनों शामिल हुए थे। ठीक है, किस में शामिल हुए थे, शिमला समझौता। अब अगला पॉइंट, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुआ। दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो दिसंबर 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ही समझौता हुआ था। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। देखिए, इसमें दो काम हुए थे। एक तो पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, और जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। यानी जो पाकिस्तान का शासन था बांग्लादेश के ऊपर, उसको उससे शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। ये दो काम उस समय सबसे इंपॉर्टेंट हुए थे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, यह समझौता करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पधारे थे। देखिए, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय, जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ किस समय बता रहे थे, शिमला। 28 जून 1972 को शिमला बता रहे थे, और फिर उसके बाद ही उनके ऊपर विचार विमर्श हुआ, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। शिमला समझौता से रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, ये वही भुट्टो थे। भुट्टो कौन थे, जो पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम थे। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से 1000 साल तक जंग करने की कसम खाई थी। यानी मैं घास की रोटी खा लूंगा लेकिन भारत से जंग जारी रखूंगा। ये बेनजीर भुट्टो का अपना एक कमिटमेंट था। मैं सॉरी, बेनजीर भुट्टो का नहीं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार भुट्टो, उनका ये कमिटमेंट था। ठीक है, अगला पॉइंट है, 28 जून से 1 जुलाई तक दोनों पक्षों में दौर की वार्ता हुई, परंतु किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। देखिए, ये डेट जो दी गई है 28 जून से 1 जुलाई, यानी 3 दिन तक दोनों पक्षों में वार्ता हुई, लेकिन वो किसी भी हद तक नहीं पहुंच पाए कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, तभी अचानक 2 जुलाई को लंच से पहले ही दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान, दोनों पक्षों में समझौता हो गया। जबकि भुट्टो को उसी दिन वापस जाना था। इस समझौते पर पाकिस्तान की ओर से तो बेनजीर भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, जो जुल्फिकार अली की बेटी थी, और भारत की ओर से हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट, यह समझना कठिन नहीं है कि यह समझौता करने के लिए भारत के ऊपर किसी विदेशी बड़ी ताकत का दबाव था। देखिए, इससे ये बात हमें समझ में आती है कि उस समय जब समझौता हुआ था तो उस समय भारत के ऊपर यह समझना बहुत कठिन है कि किसी विदेशी ताकत का दबाव था या नहीं था। हमें यह देखना है। मुझे लगता है उस समय कोई दबाव नहीं था।
इस समझौते से अगला पॉइंट, इस समझौते से भारत का पाकिस्तान के सभी 93,000 से अधिक युद्धबंदी छोड़ने पड़े और युद्ध में जीती गई 56,000 वर्ग मील जमीन भी लौटानी पड़ी। देखो उस समय भारत को क्या लॉस हुआ, पाकिस्तान के जो सभी 93,000 से अधिक सैनिक थे जो युद्ध में भाग ले रहे थे उनको भी छोड़ना पड़ा, और युद्ध में जो जीती गई 56,000 वर्ग मील कितनी बड़ी जमीन होती है उसको भी पाकिस्तान को वापस लौटानी पड़ी। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। यस, शिमला समझौते से रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस कथन पर भी नहीं टिका रहा। सब जानते हैं कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तान सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की और इस कारण भारत को कारगिल में युद्ध लड़ना पड़ा। देखिए 99 का जो कारगिल युद्ध है उसके बारे में सभी ने सुना है और सब जानते हैं ये युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने जानबूझकर घुसपैठ की। घुसपैठ का मतलब ये होता है कि जानबूझकर उसने आक्रमण किया, इस वजह से फिर वो कारगिल का युद्ध भी हमें लड़ना पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट, ये प्रावधान दिया गया कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखो उस समय में ये प्रावधान था कि दोनों देश कौन से, पाकिस्तान और भारत, अपने संघर्ष और अपने विवाद को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये कथन दिया गया कि उपमहाद्वीपों में स्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा। पहले तो महाद्वीप होते हैं, हमारे देश में लगभग 6 महाद्वीप है, 6-7 महाद्वीप है, उसके उपमहाद्वीप भी है। उपमहाद्वीपों में स्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा, ये भी कथन दिया गया उस समय दोनों देशों के बीच में, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। ठीक है, अगला पॉइंट, दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे और किसी भी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई करके कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध न तो बल प्रयोग करेंगे, न प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना करेंगे और न ही एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई हस्तक्षेप करेंगे। देखिए इसमें 2-3 बातों पर विचार किया गया दोनों देशों के बीच में। वो 2-3 बातें क्या थी? सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं का, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी विवादों और समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकालेंगे और सीधी बातचीत करेंगे और किसी भी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी तो दोनों तरफ से कार्रवाई होगी और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध न तो बल प्रयोग करेंगे, सबसे तीसरी बात, और न ही प्रादेशिक सेना का प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना करेंगे और न ही एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई हस्तक्षेप करेंगे। यानी दोनों देशों को जो राजनीतिक स्वतंत्रता बनी हुई है, दोनों पक्षों को जो भी अपनी अपनी बात कहने का जो अधिकार मिला हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात पे ये निर्णय किया गया था उस समय। ठीक है, अगला पॉइंट, दोनों ही सरकारें एक दूसरे देश के विरुद्ध प्रचार को रोकेगी और ऐसी समस्याओं को प्रोत्साहन देगी जिनमें संबंधों में मित्रता का विश्वास हो। ठीक है, यानी संबंधों में मित्रता अधिक से अधिक बढ़े, दोनों देशों के बीच में ऐसी विचारधारा वो लाएगी और दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सभी प्रचार संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। यानी दोनों देशों के बीच जो भी रिलेशन है उसको सामान्य करने के लिए जो भी प्रचार प्रसार करना पड़े दोनों देशों को वो करेगी। उस समय यह निर्णय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आगे देखते हैं। शिमला समझौते से रिलेटेड अगला पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये बात अपन को याद रखनी है कि शिमला समझौता जो है इतिहास की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है, आवागमन की सुविधाएं दी जाएगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सकें और घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सके। आवागमन यानी आने जाने की सुविधा दोनों देशों को दी जाएगी। इस समझौते में ये बात भी तय हुई थी ताकि दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के लोग आसानी से एक दूसरे के देश में आ जा सकें और उनके बीच संबंध स्थापित हो सके, अच्छे संबंध उनके बीच स्थापित हो। ठीक है, अगला पॉइंट, जहां तक संभव होगा व्यापार और आर्थिक सहयोग। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यापार और आर्थिक सहयोग शिखर भी फिर से स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यानी दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग दोनों फिर से स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट, दोनों देशों ने 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी।
जो युद्ध विराम रेखा थी या जो युद्ध चल रहा था उसको नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता थी। कब दी? 17 दिसंबर 1971 को। ठीक है। अगला पॉइंट ये तय किया गया था कि भविष्य में दोनों सरकारों को अध्यक्ष मिलते रहेंगे और इसी बीच अपने संबंध बनाने के लिए दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। देखिए उस समय शिमला समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों देशों की सरकारों को अपने अपने अध्यक्ष मिलते रहेंगे ताकि वो सरकार को अच्छी तरह से चला सके और दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे ताकि दोनों देशों की व्यवस्था मजबूत हो सके। ठीक है। अगला पॉइंट, शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान ने दशकों से भारत के साथ कई सैन्य कार्रवाई चल रही थी। यानी जब शिमला समझौता हो गया उसके बाद में भी पाकिस्तान ने कई वर्षों तक भारत के साथ सैन्य कार्रवाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सैन्य कार्रवाई को जारी रखी। यानी कोई न कोई सैन्य कार्रवाई उसमें होती रहती थी। ठीक है। अगला पॉइंट, हर बार युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई, आतंकवादी गतिविधियों और कश्मीर मैटर को इस्लाम के नाम के विरुद्ध भड़काना शुरू किया, जिसकी वजह से कश्मीर समस्या और ज्यादा पेचीदा और बड़ा मुद्दा बन गई। देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ, हर बार पाकिस्तान हारता था और हारने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी आतंकवादी गतिविधियां जारी रखी। वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा, कश्मीर के मैटर को बढ़ावा देता रहा। इसलिए आज दिन तक आतंकवाद और कश्मीर का मैटर सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है। दोनों देशों की सरकारें सॉल्व नहीं कर पाई है, कुछ न कुछ इसमें व्यवधान उत्पन्न हो। ठीक है। अगला पॉइंट शिमला समझौते से रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है? इसके बदले में भारत को क्या मिला? इसके बदले में यानी पाकिस्तान को भारत को 93,000 सैनिक देने पड़े, इतनी जमीन देने पड़ी, 56,000 वर्ग मील। इसके बदले में भारत को क्या मिला यह कोई नहीं जानता। यहां तक कि पाकिस्तान में भारत के 54 युद्धबंदी थे, उनको भी भारत वापस नहीं ले सका और 41 साल से आज तक अपने देश लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। देखो इसमें भारत को कितनी बड़ी लॉस हुई भारत पाक युद्ध से कि 41 साल से भारत आज तक वेट कर रहा है कि वो जो 54 युद्धबंदी थे वो पाकिस्तान को दे दिए और अभी तक वो भारत नहीं लौटे। यानी अभी तक भारत वेट कर रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट, अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान एक छोटा सा आश्वासन भारत को दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर से जितने भी विवाद है उनका समाधान आपसी बातचीत से ही किया जाए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाए। देखिए इस बात में क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार्ता हुई उसमें यह सिर्फ एक छोटा आश्वासन ही है पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर का जो विवाद है वो आपसी बातचीत से सॉल्व हो जाए और आपसी बातचीत से वो आज तक कश्मीर का विवाद सॉल्व नहीं हो पाया है। ये अभी तक मैटर बना हुआ ही है कश्मीर का। ठीक है। और इसको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं उठाया जाना चाहिए, ये भी एक कंडीशन रखती है। अगला पॉइंट, लेकिन इस अकेले आश्वासन का भी पाकिस्तान ने सैकड़ों बार उल्लंघन किया और कश्मीर विवाद को पूरी निर्जनता के साथ अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। देखिए कश्मीर का मैटर कितने ही सालों से आज तक सॉल्व नहीं हो पाया और पाकिस्तान ने इसको कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उठा दिया। वहां जो आतंकवाद का मैटर है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है। अगला पॉइंट, इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 अर्थात पाकिस्तानी सेनाओं को आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थिति में थी उसे देखा हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या समझाया गया है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कि आप दोनों देशों की जो सेनाएं थी उन दोनों देशों की सेनाओं के बीच में उस रेखा को क्रॉस नहीं करने की बात को लेकर भी समझौता हुआ था, लेकिन उसका भी वो बार बार। देखिए शिमला समझौते से रिलेटेड अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट क्या है, साथ ही चीन को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने खुद के पक्ष में रखने के लिए पीओके के उत्तर में स्थित एक छोटे से भाग को चीन को सौंप दिया, जिसका विरोध संयुक्त राष्ट्र में भी कर चुका है, जिसका विरोध संयुक्त राष्ट्र में भी होता रहा है। देखिए इसमें क्या समझाया गया है कि
चीन को जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने खुद के पक्ष में रखने के लिए पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत जो जमीन है भारत में, इसको उत्तर में स्थित एक छोटे से भाग को चीन को सौंप दिया, जिसका विरोध संयुक्त राष्ट्र में भी हो रहा है। ठीक है, इसमें ये समझाया गया। अगला पॉइंट, अमेरिका में हुए 9/11 प्लेन हाईजैक, जो 9/11 में प्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें जो सभी 10 आतंकवादी थे ना, सब टेररिस्ट, वो अलकायदा के थे, यानी अलकायदा संगठन के थे सभी आतंकवादी। ठीक है, और पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, पाकिस्तान में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक थे। ठीक है, जो 9/11 प्लेन हाईजैक में शामिल हुए। अगला पॉइंट, 1980 से 1990 के दशक में आतंकवाद जब कश्मीर में अपने पैर पसार रहा था, तो अमेरिका जैसे देश इसको भारत की प्रशासनिक चूक मानकर भारत के पक्ष को चुप करा देते थे। अब देखिए उस समय क्या हो रहा था, 1980 और 1990 के में जब कश्मीर में आतंकवाद अपना पैर पसार रहा था, यानी कश्मीर में आतंकवाद की समस्या बढ़ रही थी, उस समय अमेरिका क्या करता था, भारत की प्रशासनिक चूक मानकर, यानी भारत की कोई प्रशासनिक चूक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट मानकर उस पक्ष को चुप करा देते थे। इसलिए वो कश्मीर की समस्या एज इट इज बनी रहती थी और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहता था। ठीक है, अगला पॉइंट, मुझे लगता है संयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति के लिए ज्यादा शक्ति और अधिकार देने की आवश्यकता है। देखिए, इसे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति के लिए ज्यादा शक्ति और अधिकार देने की आवश्यकता है इस समय। जैसा कि यूएन ने यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति से यूएन रिजोल्यूशन में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो और संशोधन के माध्यम से देशों के बीच हुए समझौते, संधियों और तमाम हस्ताक्षर किए जाए, ओएमयू के अधिनियमों का भाग बना दिया जाए। देखिए, दोनों देशों के बीच जब हस्ताक्षर होते हैं, ओएमयू एक मेमोरेंडम है जिसके माध्यम से वो हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच समझौता होता है और दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते हैं। तो उसी का वो हिस्सा बनने के लिए ये प्रयास किया गया था। ठीक है, शिमला समझौते से रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए, इससे विश्व शांति को मजबूती और शक्ति दान हो सकेगी, नहीं तो शिमला समझौते जैसे समझौते का मात्र अपनी कूटनीतिक महत्वाकांक्षा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है, कूटनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा। देखिए, विश्व शांति कब तक स्थापित नहीं होगी, जब तक हम सही तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, सही तरीके से जो शिमला समझौते में जो भी बातचीत उन्होंने रखी गई है उस पर गौर नहीं करेंगे, तब तक विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकेगी और सिर्फ कूटनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कूटनीतिक महत्वाकांक्षा, इसको इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, जब तक इस प्रकार के समझौतों को यूएन के आर्टिकल के, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्री होते हैं उनके आर्टिकल के विशेष नंबर के रूप में स्थान नहीं मिलता, तब तक शांति का कोई महत्व नहीं है। यानी शिमला समझौते जैसे मैटर को जब तक यूएन के आर्टिकल में विशेष स्थान नहीं मिलेगा, तब तक इस शांति का कोई महत्व नहीं है, जब तक कोई शांति स्थापित नहीं होगी। तो आप लोग ये बात याद रखें, तो शिमला समझौता हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है हमारे लिए, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसमें बहुत सी बातों पर गौर किया गया और बहुत सी बातों को शामिल करके फिर उस पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन इन बातों का कितना मतलब निकला है नहीं निकला है वो सब हम जानते हैं।